तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की इस कहानी के एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले एक दिल्ली की बेहद अफसोसनाक कहानी आपको शॉर्ट में बताता हूं। एक नौजवान जो शायद किसी बीमारी से ग्रसित था, बीमार था, और उसके इलाज पे माँ बाप के शायद बहुत पैसे खर्च हो रहे थे, और वो अपनी इस बीमारी की परेशानी और इलाज पे इतने पैसे माँ बाप के खर्च ना हो, ये सोचकर उसने जो कदम उठाया, कायदे से वो उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ ख़ुदकुशी किसी भी मसले का हल नहीं है। तो ये दिल्ली में ही एक होटल में एक कमरा बुक करता है, वहाँ पहुँचता है, और इसके बाद जब वो काफ़ी देर तक कमरे से बाहर नहीं निकलता, सुबह हो जाती है, तब होटल के लोगों को कुछ शक होता है। इसके बाद वो मास्टर की से दरवाज़ा खोलते हैं तो पाते हैं कि ये शख्स बेड पर पड़ा है, और जिस हालत में पड़ा है वो बड़ा अजीब मंजर था। गर्दन से लेकर उसका पूरा जो सर, चेहरा, वो सब एक पॉलीथीन के अंदर था, यहाँ से लेकर पूरा ऊपर तक। बेड पे एक काला बैग पड़ा हुआ था, पिट्ठू बैग। उसको खोलकर देखा गया तो उसमें एक ऑक्सीजन का सिलेंडर था। उस सिलेंडर से एक पाइप उस पॉलीथीन के अंदर तक, जो उसके गले में पूरा पॉलीथीन लिपटा हुआ था, और पॉलीथीन के पूरे गले के चारों तरफ उसने इस तरीके से लपेटा था कि कोई हवा पास ना हो। तो पाइप सीधे उस पॉलीथीन के अंदर जा रही थी, और ऑक्सीजन का नॉब ऑन था। सिलेंडर लगभग खाली हो चुका। उस शख्स ने बेड पर लेटने के बाद एक पॉलीथीन अपने चेहरे पर चारों तरफ लपेटा, टाइटली, एयर टाइट, ताकि कुछ बाहर ना जाए, और उसके बाद ऑक्सीजन का जो सिलेंडर था उसको ऑन कर दिया, और एक्सेस ऑक्सीजन से, ज़्यादा ऑक्सीजन से चूँकि बाहर निकलने का मौका नहीं मिला, उसकी मौत हो गई। अब ये मरने का एक अजीब तरीका था। पुलिस को भी लगा ये क्या है। होटल वालों ने पुलिस को खबर दी, पुलिस की टीम पहुंची। कमरे से इत्तेफाक से एक सुसाइड नोट निकला। उस सुसाइड नोट में उसने लिखा था कि मैं अपनी बीमारी से परेशान हूँ और मेरे इलाज पे काफ़ी खर्च हो रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ मेरे माँ बाप पर बोझ बनूँ, और इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूँ। और ये जो तरीका है, उसने उस तरीके के बारे में भी लिखा कि ये मैंने कहीं से सीखा और उसी हिसाब से मैं मर रहा हूँ, तो मेरी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। तो मुझे लगता है कि देश में इस तरीके से ख़ुदकुशी करने का ये अजीब सा तरीका बड़ा कचोटने वाला, और ख़ास तौर पर जो वजह थी वो और भी अजीब। मैं फिर वही कहता हूँ कि चाहे कितना भी बड़ा दुख हो, परेशानी हो, मसला हो, सुसाइड किसी चीज़ का हल नहीं हो सकता। वो तस्वीर बहुत बेचैन करने वाली थी जो सामने आई है। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें अभी हाल में पूरे ऑस्ट्रेलिया में इस पर बातें हो रही हैं, और उस बातों के पीछे वजह है एक ऐड जो एक अखबार में दिया गया था, और वो भी 94 में, यानी कि 23-6-29 साल पहले। अब 29 साल पहले दिए गए एक अखबार के एक ऐड में जो कुछ लिखा है, उसका 29 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया में उस पर बातें क्यों हो रही है, उस पर चर्चा क्यों हो रहा है। तो यही कहानी है, क्योंकि कहानी बेहद रहस्यमयी है, और बाकायदा इस रहस्य से पर्दा उठाने वालों को ऑस्ट्रेलिया में इनाम देने का भी ऐलान किया गया है। वहाँ के पुलिस, बाकायदा डिटेक्टिव, बहुत सारे लोग लगे, लेकिन इस पहेली को बुझा नहीं पाए। और इस पहेली का कोई ना कोई तार अखबार में दिए गए इस विज्ञापन या ऐड के साथ जुड़ता है, और कहीं ना कहीं सच्चाई उसी में दफन है, कैद है। कहानी की शुरुआत होती है 1997 में, यानी कि इस ऐड देने के 3 साल के बाद। ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में एक लेडी रहा करती थी, मैरियन बाटर। मैरियन बाटर एक पढ़ी लिखी महिला, और वहाँ के एक स्कूल में वो टीचर थी। उनकी ज़िंदगी ठीक ठाक थी, सिवाय एक चीज़ के कि उनकी ज़िंदगी में 3 लोग आए। उन्होंने 3 शादी की, लेकिन तीनों ही शादी कामयाब नहीं हो पाई, और इन 3 शादी से उन्हें 2 बच्चे हुए, एक बेटी और एक बेटा। फाइनेंशियली सब कुछ ठीक था, नौकरी थी, 2 बच्चे थे, लेकिन पति का साथ ज़्यादा दिन तक नहीं चला, तीनों ही पतियों का, और तीनों पति फिर अलग हो गए, डिवोर्स हो गया। मैरियन अकेली रहने लगी।
अब वो अपने बच्चों को पाल रही थी, बेटी और बेटा उन्हीं के पास था, उनमें से किसी तीनों पति के पास नहीं था। उन्होंने खुद ही कहा था इन बच्चों की परवरिश हम करेंगे। धीरे धीरे वक्त बीतता है। 97 जून का महीना आता है। 97 जून में मैरियन, तब उनकी जो बेटी थी और एक बेटा था, बेटा छोटा था, बेटी बड़ी थी। बेटी का नाम था सैली लेडन और सैली लेडन की उम्र 1997 में करीब 23 साल की थी। वो 23 साल की हो गई थी, कॉलेज में पढ़ रही थी, मैं स्कूल में टीचर। जून 1997 में एक रोज़ अचानक मैरियन बाटर अपनी बेटी सैली से कहती हैं कि मैं बहुत ज़िंदगी में ऊब गई हूँ, कुछ नया चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कुछ वक्त अपने आप को दूँ, मैं कुछ वक्त अपने साथ अकेले बिताना चाहती हूँ और मैं लंदन घूमना जाना चाहती हूँ। सैली ने कहा चलो माँ को कम से कम अपने मन की करने का मिलेगा। बेटी ने भी कहा बहुत अच्छा आइडिया माँ, आप घूमिए। तो इसके बाद सैली जो है जून 1997 में स्कूल में जहाँ वो टीचर थी वहाँ से वो रिज़ाइन कर देती हैं, इस्तीफ़ा देती हैं और इस्तीफ़ा देने के बाद अपनी बेटी और बेटे से मिलकर वो ऑस्ट्रेलिया से लंदन के लिए रवाना हो जाती हैं। लंदन जाने के बाद अब अगले दिन से हर शाम एक रूटीन था जब मैरियन बाटर अपनी बेटी सैली से फ़ोन पर बात किया करती हैं, अपने बेटे से बात किया करती हैं। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा, लेकिन फिर अचानक करीब 10-15 दिन बीते होंगे, फ़ोन आना बंद हो गया। सैली को शुरू में लगा कि चलो मम्मा घूम रही हैं, इधर उधर होंगी, वक्त नहीं मिलता होगा, फ़ोन आसपास में कहीं होगा नहीं, तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो सैली भी बेफिक्र होकर अपना ऑस्ट्रेलिया में थी। लेकिन धीरे धीरे 4 महीने बीत गए। 4 महीने तक, पहले 15 दिनों को छोड़कर, मैरियन का कोई फ़ोन अपनी बेटी के पास नहीं आया, ना बेटे के पास आया। 4 महीना भी ये हुआ कि चलो माँ लौट आएंगी तब बात करेंगे। लेकिन चौथे महीने में हुआ ये कि मैरियन के बेटे का जन्मदिन था और बेटे की उम्र भी करीब उस वक्त 18-19 साल थी। इन 18-19 साल में ऐसा एक भी बर्थडे नहीं बीता था जब मैरियन ने अपने बेटे के साथ बर्थडे ना मनाया हो या उसे विश ना किया हो। बीच में 1-2 बार ऐसा था कि वो ऑस्ट्रेलिया में किसी दूसरे शहर में थी, लेकिन बाकायदा फ़ोन पर उसे विश किया। तो 18-19 साल का हर जन्मदिन माँ और बेटे ने साथ मनाया। लेकिन इस बार जून 1997 में इंग्लैंड जाने के बाद 4 महीने हो गए और चौथे महीने में बेटे का बर्थडे पड़ा और मैरियन ने अपने बेटे को बर्थडे के दिन विश नहीं किया। सैली को उम्मीद थी कि 4 महीने बाद इस दिन ज़रूर फ़ोन आएगा, लेकिन जब रात हो गई, तारीख बदल गई, बेटे का बर्थडे बीत गया, तब सैली को पहली बार चिंता हुई कि माँ जो हमेशा अपने बेटे को इतना मानती है और उसका बर्थडे कभी मिस नहीं करती, उसकी बर्थडे की ख़ास तौर पे तैयारी करती है, ऐसी क्या बात हो गई कि उसने अपने बेटे को भी बर्थडे पे फ़ोन नहीं किया। अब यहाँ से उसकी परेशानी शुरू हुई। इसके बाद उसने पता लगाना शुरू किया जिस ट्रैवल एजेंट के थ्रू, अब उसे भी कोई जानकारी नहीं। फिर इसने कहा अच्छा चलो मम्मा के बैंक से पता करते हैं। अब जब उसने पता करना शुरू किया तो अजीब अजीब चीज़ें पता चलनी शुरू हुई सैली को। पहली चीज़ ये पता चली कि इंग्लैंड जाने से पहले माँ ने उसका जो मकान था वो बेच दिया और इस मकान को बेचने की कोई खबर न बेटी को थी न बेटे को थी। अब ये बड़ी अजीब बात थी क्योंकि मैरियन अपने बच्चों से हर चीज़ शेयर करती थी, लेकिन यहाँ ये है कि पूरी प्रॉपर्टी बेच दी और माँ ने अपने बच्चों को बताया नहीं। दूसरा, फिर वो जब बैंक गई तो पता चला कि इन 4 महीनों में लाखों रुपए बैंक से निकले हैं और इन 4 महीने में जब वो जिस दिन गई थी उससे कुछ दिन पहले भी पैसे विड्रॉल हुए थे। अब उसे चिंता हुई कि इतने सारे पैसे निकले, घर भी बेच दिया है, स्कूल में इस्तीफ़ा दे चुकी है, तो माँ तो ये कह कर गई थी कि लंदन में कुछ दिन घूमेगी, लेकिन ये सारी चीज़ें कुछ और इशारा कर रही हैं। अब सैली को कुछ गड़बड़ का अंदेशा हुआ। वो सीधे पुलिस के पास पहुंची और उसने कहा कि मेरी माँ जून से गई हुई है और अब करीब अक्टूबर-नवंबर आ गया और माँ का कोई फ़ोन नहीं, कोई आता पता नहीं, कोई सुराग नहीं है और उन्होंने घर बेचा, इस्तीफ़ा दिया और बैंक से उनके बहुत सारे पैसे लगातार निकल रहे हैं। तो मुझे डर है उनके साथ कुछ अनहोनी ना हो गई हो। ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने कहा ठीक है। उन्होंने मामले को दर्ज किया और तलाश शुरू की,
लेकिन फिर ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने भी अपनी तफ्तीश के दौरान इधर उधर जिन्होंने घर बेचा वहाँ गए, स्कूल गए और फिर बैंक पहुँचे। जब बैंक पहुँचे और बैंक के ऑफिशियल से बात की तो बैंक वालों ने कहा कि ये जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, जो विड्रॉल हुए, वो किसी थर्ड पर्सन ने नहीं किया, बल्कि जो अकाउंट होल्डर उन्होंने किया है और हमें इसमें कोई शक भी नहीं है। तब ऑस्ट्रेलियन पुलिस को लगा कि ये जो माँ है वो अपने आप पैसे निकाल रही है, अपने ऊपर खर्च कर रही है। फिर पुलिस ने कहा कि शायद माँ जो है वो अपने बच्चों से खुद ही दूर रहना चाहती है, अपनी ज़िंदगी ऐश से जीना चाहती है, इसलिए प्रॉपर्टी बेच कर पैसे खर्च कर रही है और इन चीज़ों से वो बच्चों को कोई चीज़ बताना नहीं चाहती है। तो माँ अपनी मर्ज़ी से अपने बच्चों से अलग है। ये मानते हुए ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने जो मिसिंग है उसकी कोई मिसिंग पर्सन में उनका एक रिकॉर्ड होता है, एक केस दर्ज किया जाता है, तो उनका नाम मिसिंग पर्सन में नहीं रखा मैरियन का और कहा कि वो अपने आप गई, अपनी मर्ज़ी से गई हैं, शायद आप लोगों से दूर रहना चाहती हैं और वो अपने आप लौट आएंगी। अब यहाँ पर सैली को बड़ा झटका लगा। उसे लगा कि ऐसी क्या बात हो गई कि माँ मुझसे और मेरे भाई से, दोनों से अलग। तो उसने पुलिस से रिक्वेस्ट की, लेकिन पुलिस ने कहा कि देखिए हमारे पास जितनी भी इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें आई उससे ही पता चल रहा है कि वो अपनी मर्ज़ी से गई और आप लोगों से शायद दूर रहना चाहती हैं। अब सैली को भी फिर दिमाग में ये सारी बातें आने लगी कि शायद पुलिस वाले सच कह रहे हैं, माँ हम लोगों से ऊब गई हो, अलग ज़िंदगी अपना गुजारना चाहती हो। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, पुलिस ने भी इस केस में कुछ किया नहीं। इधर महीने साल में बदले, फिर सैली की शादी हो गई, शादी के बाद सैली के 2 बच्चे हो गए। उधर थोड़ा और वक्त बीता, कोई फ़ोन नहीं आ रहा माँ का। अब सैली के फादर यानी कि मैरियन के हस्बैंड की डेथ हो गई, तब भी कोई फ़ोन नहीं। हस्बैंड के डेथ के कुछ वक्त के बाद मैरियन के बेटे ने, इकलौते बेटे ने सुसाइड कर लिया, तब भी कोई ख़बर नहीं आई। फैमिली में 2 मौत हो गई, बेटी की शादी हो गई, बेटी के शादी के बाद बच्चे हो गए, लेकिन माँ की कोई जानकारी नहीं। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। 97 से अब 2009 आ गया, मतलब करीब 12 साल हो गए। इन 12 सालों में पूरी दुनिया बदल चुकी थी सैली की। माँ गायब थी, पिता की मौत हो गई, भाई ने खुदकुशी कर ली, खुद वो 2 बच्चों की माँ बन गई, लेकिन उसकी अपनी माँ का कोई अता पता नहीं। उसे लगा कि इस मामले में पुलिस के पास जाना भी अब बेकार है, क्योंकि पुलिस ने कभी मिसिंग पर्सन की फाइल में नाम तक नहीं लिखा। लेकिन उसे ये था कि उसे बस एक सवाल का जवाब चाहिए था कि आखिर मेरी माँ हम लोगों को यूं छोड़कर क्यों गई? हम लोगों ने क्या गलती की जो उसने अपने बच्चों से दूरी बना ली, घर बेच दिया, नौकरी छोड़ दी, तमाम पैसे जो है वो मोटी मोटी रकम बैंक से निकाल रही है और पुलिस कह रही है कि वो शायद आप लोगों के साथ रहना भी नहीं चाहती है। और पूरी ज़िंदगी जब तक माँ और बेटी साथ रहे, बेटा साथ रहा, तो कभी ये एक पल को भी फील नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है। ये जो जिस फादर की डेथ हुई बाप की, उससे ही दोनों बच्चे पैदा हुए थे, जो लास्ट हस्बैंड था मैरियन का। तो उसे लगा कि हमारा जो रियल बाप था उसकी मौत की भी खबर शायद मिली हो, तब भी नहीं आई। बेटे की खुदकुशी की खबर तब भी नहीं आई। तो माँ के साथ ऐसा क्या हुआ या हम लोगों ने ऐसा क्या किया कि उसने हम सबको छोड़ दिया? अब वो जब खुद 2 बच्चों की माँ बन गई, तब उसे इस बात का और ज़्यादा ज़ोर से एहसास होने लगा कि एक माँ और माँ का प्यार क्या होता है। उसने ठान लिया 2009 में कि अब चाहे कुछ हो जाए, मैं अपनी माँ को खुद ढूंढूंगी, चाहे पुलिस ढूंढे ना ढूंढे। और मुझे इन सवालों के जवाब चाहिए एक बार माँ से आमने सामने बैठकर कि उसने हम सबको यूं क्यों अकेला छोड़ दिया और क्यों खुद कहीं गुम हो गई। अब सैली ने एक डिटेक्टिव को हायर किया, उसके हस्बैंड ने भी इस काम में उसकी मदद की और उसने डिटेक्टिव को सारी बातें बताई। डिटेक्टिव ने कहा ठीक है। अब वो लग गया 1997 में गायब हुई मैरियन की तलाश में। काफ़ी वक्त लगा। एक रोज़ डिटेक्टिव कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ सैली के सामने आता है और जो चीज़ें बताता है, पहली बार सैली के पैरों तले ज़मीन खिसकती है। उसे लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन उसने प्रूफ रखे सामने। उसने कहा कि तुम्हारी माँ जब जून 1997 में लंदन गई थी, उसके कुछ महीने के बाद ही ऑस्ट्रेलिया लौट आई थी। ऑस्ट्रेलिया आने के बाद उसने अपनी सच्चाई दुनिया से छुपाई। उसने यहाँ आने के बाद अपना नाम चेंज कर लिया। मैरियन बाटर से उसने नया नाम रखा
फ्लोरा बेला नतालिया मैरियन रिमेकेल, तभी उसने अपना नया नाम रखा था। इसके अलावा उसने ये भी कहा कि वो जून में गई थी और अगस्त में ऑस्ट्रेलिया लौट आई थी। अगस्त में लौट कर आने के बाद उसने अपने आप को यहाँ दिखाया था कि वो लग्जमबर्ग में रहने वाली एक हाउसवाइफ है और यहीं पर अब वो एक नए नाम के साथ रहने लगी। अब जब ये सारी चीज़ें आई और उससे जुड़े हुए कुछ कागजात दिखाए गए इस नाम के साथ, तो वो हूबहू मैरियन से मिल रहे थे। अब सैली को कोई शक नहीं था कि डिटेक्टिव सच बोल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि उसने अपना नाम क्यों बदला, अपनी पहचान क्यों छुपाई और वापस ऑस्ट्रेलिया में आकर रही और अपने बच्चों से दूर क्यों रही। इसकी वजह क्या हो सकती है? अब उसे यह था कि किसी भी कीमत पर अपनी मां का पता लगाना है इन नई पहचान नए नाम के साथ। तो जब ये सारी चीज़ें हुई, पुलिस के पास गई, फिर पुलिस ने कहा कि हम इसमें कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो अपनी मर्जी से गई हैं। अब डिटेक्टिव ने ये सारी जानकारी तो दे दी थी। तभी पता चला कि ऑस्ट्रेलिया में एक क्राइम पॉडकास्ट जिस पे तमाम क्राइम की खबरें या कहानियाँ सुनाई जाती हैं। तब आगे बढ़ूँ इसी पे मुझे अचानक याद आया कि ऐसे पॉडकास्ट या फिर ऑडियो बुक कुकू एफएम पे, जो कुकू एफएम ऐप है, उस पर भी तमाम ऐसी चीज़ें ऑडियो बुक की शक्ल में मौजूद है। और अभी कुकू एफएम ऐप पर एक किलर सिस्टर की कहानी है। ये किलर सिस्टर दो बहनों की कहानी है जिन्हें माँ ने ही कातिल बनाया। इन दोनों बहनों ने करीब 40 बच्चों को किडनैप किया था और इन 40 के 40 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। कोल्हापुर, पुणे और नासिक के ये बच्चे थे। माँ ने अपनी दोनों बेटियों को क्यों सीरियल किलर बनाया? तो 10,000 से ज़्यादा ऐसे ऑडियो बुक हैं इस किलर सिस्टर की कहानी के अलावा, और जिसे आप रीजनल भाषा में सुन सकते हैं किसी भी क्षेत्रीय ज़ुबान में। और इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, तमाम ऑडियो बुक हैं। 25 लाख लोग इसके पेड सब्सक्राइबर हैं और इसको आप ड्राइविंग करते वक्त या फिर स्लीप मोड में भी सुन सकते हैं ऑडियो बुक को। और ख़ासतौर पर क्राइम तक फैमिली के लिए एक ख़ास ऑफ़र है कुकू एफएम ऐप पर कि पहले महीने के सब्सक्रिप्शन के लिए पूरी क्राइम तक फैमिली के लिए 50% डिस्काउंट है। यानी ये सिर्फ 49 रुपये में आपको 10,000 ऑडियो बुक का पूरा ख़जाना मिलेगा। तो क्राइम तक फैमिली को सिर्फ इतना करना है कि नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करें और कूपन कोड crime50 ज़रूर लिखें, लगाएं और इस कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे आप crime50, तो पूरी क्राइम तक फैमिली को 50% डिस्काउंट, यानी जो कोई 99 रुपये का सब्सक्रिप्शन है वो 49 रुपये में 49 में ही मिल जाएगा। तो कुकू एफएम ऐप पर भी आप ऑडियो बुक में 10,000 से ज़्यादा ये सारी चीज़ें सुन सकते हैं। तो ये वैसी कुकू एफएम है जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया की इस ऑडियो बुक की बात कर रहा था। तो सैली हर तरफ से परेशान थी। डिटेक्टिव ने सारी खबर दे दी, पुलिस ने मदद नहीं की। सैली को लगा अब क्या करे, तो उसे पता चला कि एक यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का एक क्राइम पॉडकास्ट है जहाँ पे इस तरह की स्टोरीज़ को सुनाया जाता है। उसने उस क्राइम पॉडकास्ट को कांटेक्ट किया और अपनी माँ की कहानी सुनाई। पूरी कहानी जब सुनी तो क्राइम पॉडकास्ट वालों को भी लगा कि ये बहुत ही मिस्टीरियस है। उन्होंने फिर पूरी कहानी को लोगों को तक पहुंचाया और इसका नाम दिया था द लेडी वैनिशर, जो गायब हो गई। तो जब ऑस्ट्रेलिया के क्राइम पॉडकास्ट पर मैरियन की कहानी उसकी बेटी सैली की ज़ुबानी लोगों ने सुनी तो सभी चौंक गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक माँ अपने बच्चों को छोड़कर यूं गायब हो सकती है और वापस ऑस्ट्रेलिया में आए और फिर भी ना अपने बच्चों से मिले, अपना नाम बदल कर रहे, पहचान बदल कर रहे, ऐसी क्या वजह है? तो वो जो मोटिव और मकसद और जो वजह है लोगों को वो अपील कर रहा था कि आखिर एक माँ ऐसा क्यों कर सकती है। और एक बेटी इधर जिसके मन में ये सवाल है कि आखिर उसकी माँ ने उन लोगों को क्यों छोड़ा, उसका उसे जवाब चाहिए था। तो जब ये क्राइम पॉडकास्ट पर खबर आई तो इस स्टोरी ने फिर एक बार जोर पकड़ लिया। हर तरफ इसकी बातें होने लगी। अब जब बातें होने लगी फिर न्यूज़पेपर में खबरें छपी। अब पुलिस के ऊपर प्रेशर आ गया कि आखिर एक ऐसा केस, क्योंकि इसमें पुलिस की भी पोल खोली गई थी कि कंप्लेन किया था बेटी ने, लेकिन पुलिस वालों ने मिसिंग पर्सन तक की रिपोर्ट में उसका नाम नहीं डाला। तो पुलिस के ऊपर आया कि एक बेटी अपनी माँ की तलाश कर रही, वो भी अकेले, ये क्या सिस्टम है, आपको उसकी इस तलाश में मदद करनी चाहिए।
तो जब आवाज़ उठी अलग अलग प्लेटफॉर्म से, तब फिर ऑस्ट्रेलियन पुलिस प्रेशर में आई। 2019 में फिर ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने तय किया कि वो इस केस की दोबारा तफ्तीश करेगी। अब उन्होंने मिसिंग पर्सन में नाम डाला मैरियन का, और इसके बाद लग गई जांच में। जो डिटेक्टिव ने सारी अब तक सारी चीज़ें थी वो उनके पास आई। अब जब ये सारी चीज़ें आई, उस वक्त नाम आई कि उसने अपना नाम वाम बदल दिया था। तो इस तफ्तीश के दौरान एक शख्स का नाम पहली बार पुलिस के सामने आया। इस शख्स का नाम था रिक ब्लम। रिक ब्लम एक करीब 83 साल की उम्र का शख्स। और जब इसकी कहानी आई तो कहीं ना कहीं रिक ब्लम का नाम इसलिए आया कि यह मैरियन को जानता था। अब कैसे? तो उसमें पहले रिक ब्लम के सामने कहानी आई। कहानी ये थी कि ये एक ऐसा शख्स था जो अकेली औरतें थीं ऑस्ट्रेलिया में जो रहती थी, उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाता था, कुछ लोगों से शादी भी करता था और फिर उनके सारे पैसे लूट कर निकल लेता था। नाम और हुलिया बदलने में ये माहिर था। तो इसने कम से कम 17 बार तो अपने नाम बदले होंगे। और इस दौरान में करीब नामालूम अनगिनत कितनी ही ऐसी औरतों को जो सिंगल थीं, अकेली थीं, अपनी फैमिली से अलग रहती थीं, उनको अपने जाल में फंसाया और फिर उनको लूटा, उनसे दोस्ती की और फिर निकल भागा। तो जब रिक ब्लम, चूंकि पुलिस के रिकॉर्ड में ये था और चूंकि जो एज थी सैली की माँ की वो बड़ा फिट बैठ रही थी कि इसके शिकार जो थे रिक ब्लम के वो उसी एज की औरतें होती थी। तब पुलिस ने रिक ब्लम के ऊपर नज़र रखी, उससे पूछताछ शुरू की। फिर उस दौर में लौटी जब 97 में यह गायब हुई थी। तो जब रिक ब्लम से पूछताछ हुई और तस्वीर दिखाई गई, उसने कहा हाँ मैं जानता हूँ मैरियन को और मैं मिला हूँ। अब इसके बाद पुलिस ने और गहराई से तफ्तीश की। तो जब गहराई से तफ्तीश की तो पुलिस के सामने एक 1994 का एक ऐड आया सामने अखबार में, जो रिक ब्लम से पूछताछ के बाद उसके घर से ही मिला। एक अखबार में एक ऐड दिया गया था। उस ऐड में वन लाइनर ऐड था। ऐड में लिखा हुआ था सिंगल, टॉल, डार्क, सोबर एंड नॉन स्मोकर, यानी अकेली, लंबी, थोड़ी डार्क कलर, अच्छे नेचर की और नॉन स्मोकर जो सिगरेट ना पीती हो, लुकिंग फॉर ए रिलेशनशिप विद अ व्यू टू मैरिज। मतलब एक रिश्ते के लिए चाहिए और ये भी है कि शायद शादी भी कर लें आगे चलकर। तो ये एक वन लाइनर ऐड छपा कि सिंगल, टॉल, डार्क, सोबर एंड नॉन स्मोकर, लुकिंग फॉर ए रिलेशनशिप विद अ व्यू टू मैरिज। अब जब ये पुलिस के हाथ में ये ऐड मिला 1994 के एक अखबार में छपा हुआ, तो उन्होंने रिक ब्लम से पूछा। तो पता चला कि पुलिस की तफ्तीश के बाद कि इस ऐड को देखकर खुद सैली की मां ने अप्रोच किया। सैली की मां मैरियन, 3 शादी हो चुकी थी, तीनों नाकाम, बच्चे बड़े हो गए थे। उसे लगता था कि उसका कोई अपना साथी हो, और इस ऐड को देखकर और फिर रिक ब्लम से मिलकर वो उससे काफ़ी प्रभावित हो गई। तो पुलिस का कहना है कि इस ऐड के बाद मैरियन ने रिक ब्लम को अप्रोच किया और दोनों मिले। लेकिन यहाँ पे एक इशू और था कि मैरियन 97 में गायब हुई जून में। ऐड अखबार में 1994 का था। इसका मतलब है कि 3 साल से वो रिक ब्लम को जानती थी और उसने इस बारे में अपने घर वालों में किसी को, अपनी बेटी, बेटा, किसी को नहीं बताया। और ख़ुद इस बात की गवाही सैली ने दी कि कभी उसकी माँ की ज़िंदगी में कोई चौथा आया है, क्योंकि बच्चों का ये कहना था कि हमें तो खुशी होती, 3 बार शादी हो चुकी थी, नाकाम थी, लेकिन इस उम्र में अगर माँ को कोई साथी मिले। लेकिन मैरियन ने बात अपने फैमिली से भी छुपा कर रखी। तब जो पुलिस की तफ्तीश हुई उसमें यह था कि इस ऐड के बाद मैरियन मिली रिक ब्लम से, और फिर शायद रिक ब्लम ने उसके जो सारे उस वक्त फिर मकान जो बेचे जाने से पहले उसके जो पैसे निकले सब कुछ, वो रिक ब्लम ने उसको उसी तरह से लूट लिया जैसे बाकी औरतों के साथ उसने किया। लेकिन रिक ब्लम ने इन सारे इल्ज़ामों को खारिज कर दिया। उसने कहा हाँ मैं जानता हूँ, हम मिले भी थे लेकिन हमने शादी नहीं की। लेकिन उसके बाद वो कहाँ गायब हो गई मुझे नहीं मालूम। और ऐड के बारे में भी उसने ये कहा कि हाँ ये ऐड मैंने दिया। इस बात पे भी वो एग्री कर गया कि मैंने कई बार अपने नाम बदले हैं, नाम बदल बदल कर ऐड दिया है। और 1994 से मैं मैरियन को जानता था।
लेकिन उसकी गुमशुदगी में मेरा कोई हाथ नहीं है। अब 83 ईयर ओल्ड रिक ब्लम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है। पुलिस हर तरफ से पूछताछ कर चुकी है। कई ऐसी औरतें सामने आ गई इस कहानी के सामने आने के बाद कि उसने लूटा, रिक ब्लम ने उन औरतों को बेवकूफ़ बनाया, उनके पैसे लूटे। लेकिन मैरियन को उसने लूटा, उसके साथ था, लंदन साथ गया, या मैरियन का क्या हुआ, इससे जुड़ा हुआ एक भी प्रूफ, एक भी सबूत ऑस्ट्रेलियन पुलिस फिलहाल अब तक सामने नहीं ला सकी है। अब इसमें कई चीज़ें हैं जो ऑस्ट्रेलिया में लगातार बातें हो रही हैं। एक ये कि मैरियन अब जिंदा है भी कि नहीं, क्योंकि रिक ब्लम हो सकता है घर बेचना और इतने सारे पैसे, और अगर वो उसको कुछ सच्चाई पता चल गई हो तो उसको चाहे उसका राज नग आम कर दे, फाश कर दे, इसलिए उसने उसको रास्ते से हटा दिया हो। लेकिन अगर रास्ते से हटा दिया हो और अगर मैरियन जिंदा नहीं है तो फिर उसकी लाश क्यों नहीं मिली, कहाँ है, और अगर है तो कोई क्या ऐसी वजह हो सकती है कि वो अपनी बेटी से छुपी हुई है। जब इतनी सारी चीज़ें तमाम लोग सामने आएंगे तो वो क्यों नहीं सामने आ रही है। तो ऑस्ट्रेलियन पुलिस के लिए अभी भी ये रहस्य है कि आखिर मैरियन की सच्चाई क्या है। रिक ब्लम टूटा नहीं, जितना उसने बताया उतना ही, और उसके खिलाफ ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिल रहा जिससे पता चल सके कि मैरियन की गुमशुदगी के पीछे उसका हाथ है जो 29 साल से गायब है, बल्कि 26 साल से गायब है। तो इसलिए रिक ब्लम के ऊपर उसकी गुमशुदगी का केस भी नहीं चल सकता है जब तक कोई ठोस सबूत ना हो। लेकिन मैरियन सामने भी नहीं आई अब तक, जिंदा है कि नहीं है तो कहाँ है, गुमशुदगी के पीछे की वजह क्या है, बच्चों से दूर जाने की वजह क्या है, सारी चीज़ें मिल गई। लेकिन सैली को इन सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले, और सैली अब भी बेचैन है अपनी माँ का उस सच, अपनी माँ के उस सच को जानने के लिए कि आखिर उसकी माँ अचानक क्यों गायब हो गई अपने बच्चों और सबको छोड़कर। तो इस ऐड को लेकर ऑस्ट्रेलिया में आज भी चर्चा है, और अब पुलिस ने बाकायदा इनाम का ऐलान कर दिया है कि अगर मैरियन की गुमशुदगी से जुड़ी हुई जानकारी कोई आकर सामने देता है तो उसे एक मोटी रकम इनाम में दी जाएगी। और शायद अभी हाल फिलहाल का ये ऑस्ट्रेलिया का, चूँकि ये ऐड इस वक्त सुर्खियों में है वहाँ, चाहे वो पॉडकास्ट हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, चैनल हो, वहाँ इन खबरों को बहुत ही प्रमुखता से ली गई है, क्योंकि कहानी इतनी रहस्यमयी है कि एक औरत की गुमशुदगी और वजह पता नहीं, बेटी को मालूम नहीं कि माँ उससे दूर क्यों गई, और वो है भी कि नहीं है। तो इनाम का ऐलान किया गया है, जो भी मैरियन के बारे में जानकारी देगा पुलिस को उसे इनाम दिया जाएगा। और अगर इस केस का कोई अंजाम होता है, सॉल्व होता है, इसके अपडेट आते हैं तो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। तो फिलहाल कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज तरुण कर्ष का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे तरुण। और ये भावना जी के पति हैं। साथ ही श्याम कुमार, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे श्याम, बक्सर से हैं ये। ईशांत श्रीवास्तव, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे ईशांत। और ये दीपक कुमार के बेटे हैं। दिनेश जायवर, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे दिनेश, और थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। नांदेड़ से हैं ये। सोनाली सुरेश भंडालकर, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सोनाली। और ये आदित्य जी की पत्नी है, एंड थैंक यू सो मच। ममता का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे ममता। और ये राहुल चुदासमा जी की वाइफ है, बल्कि इनका कल है, तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे ममता। अनिल मावी, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। इसके अलावा आलिशा दास, उन्नाव रेप केस और अपडेट इन्होंने, सैमुअल और रोज़ी केस, मैं इसका एक बार अपडेट लेकर आपको ज़रूर वापस बताऊंगा। गुरमीत सिंह, इन्होंने कहा कि कल जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा था कि मौत का तरीका कुछ होना चाहिए कि बदलना चाहिए, इन्होंने अपनी एक राय दी है कि साइनाइड से मौत की सज़ा दी जाए, वो बहुत ही कम पेनफुल होता है। तो अभी मई में सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें उठेंगी, देखिए क्या होता है। गीतीश यादव, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। अनुज कुमार अमृतपाल की कहानी सुनना चाहते हैं, मैंने कल ही सुनाई है। इसके अलावा सुखाड़ राणा दीबे, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। और अमित टोरंटो से, थैंक यू सो मच आपका भी। तो चलते चलते एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि क्राइम तक फैमिली के लिए कुकू FM ऐप पर तमाम ऑडियो बुक मुहैया हैं, और क्राइम तक फैमिली को सिर्फ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर नीचे जाकर क्लिक करें। कूपन कोड है crime50, और इससे आपको फिर 50% डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 99 रुपये का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49 में मिलेगा। तो कुकू FM ऐप ऑडियो बुक
भी है, उसमें आप तमाम तरह की चीज़ें सुन सकते हैं। फिलहाल कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।